अस्सलामुअलैकुम। लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम्स की थी हीट कंडक्शन की। अब हम अनस्टेडी यानी ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन की प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसमें एक 2 डायमेंशनल होगी और एक 3 डायमेंशनल होगी। और हम इसमें एनालिटिकल मेथड्स यूज करेंगे। वो हम इक्वेशंस इस्तेमाल करेंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की, जो हमने ड्राइव की हैं। अब हम रियलिटी की तरफ आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन की बात करेंगे, यानी टाइम डिपेंडेंट हीट कंडक्शन की बात करेंगे। और इसमें देखेंगे कि टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे वेरी करती है विद लोकेशन। अब ये तो 1 डायमेंशनल शुरू में किया जाता है, लेकिन हम इसको मल्टी डायमेंशनल भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर डायमेंशन लेस टेम्परेचर निकाल लें हर फेस का, और उसके बाद फिर हम उसको 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो स्लैब को अज्यूम करते थे, और स्लैब के एक्स की वैल्यू वेरी करके हमने यहाँ पर कुछ वेरिएशन फाइंड आउट की। हमने एनालिटिकल मेथड एक ड्राइव किया, जिसको हमने एक्स और टी के लिहाज से सॉल्व किया था। यानी यहाँ पर जो स्पेशल लोकेशन है दैट इज विद एक्स एक्सिस, और टाइम का भी एक्सेस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो तो स्पेशल कोऑर्डिनेट यानी एक्स की वैल्यू के लिहाज से निकाले जाते हैं, जबकि जो टाइम के लिहाज से कंडीशन होती है उसको हम इनिशियल कंडीशंस कहते हैं। आपने ये एक क्वेश्चन भी किया है एग्जाम्पल 5 सप्लीमेंट 1 का, जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जा रहा है स्टेनलेस स्टील सिलेंडर पर। अब ये आपको प्रॉपर्टीज बताई नहीं जाती हैं, आपको टेबल से देखनी होगी, और टेबल 1 इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर हमें टेम्परेचर्स कुछ दिए हुए हैं। एक तो इनिशियल टेम्परेचर यानी इनिशियल बाउंड्री कंडीशन दी हुई है विच इज 600 केल्विन, और कहते हैं कि quenched by submersion in an oil bath maintained at 300 Kelvin। ये हमें एम्बियंट टेम्परेचर दिया हुआ है, जिसको टी इन्फिनिटी कहते हैं। और इसके अलावा हमें एच हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी दिया है। इसके अलावा जो डायमेंशंस हैं वो हमें दी हुई हैं, लेंथ ऑफ सिलेंडर और डायमीटर ऑफ सिलेंडर। और कहते हैं कि टाइम 3 मिनट लगता है कूलिंग प्रोसेस के लिए। टेम्परेचर एट सेंटर एंड एट द सर्कुलर फेस एट मिड हाइट ऑफ द साइड, ये फाइंड आउट करें। तो ये तो आपको डेमोन्स्ट्रेट किया जा चुका है। हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे अब किसी स्क्वायर बार का और क्यूब के लिए। इन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ और गिवन कंडीशंस के साथ हम इस लॉन्ग रॉड विद स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर के टेम्परेचर प्रोफाइल को निकालेंगे। टेम्परेचर प्रोफाइल तो नहीं निकालनी है, अब यहाँ पर हमने वैल्यूज निकालनी है एट द एक्सेस और मिडल और कॉर्नर पर। टेम्परेचर प्रोफाइल अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगी, या फिर आप उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशंस में। और इसके लिए आपको हो सकता है कि कुछ एक्सेल की जरूरत पड़े, क्योंकि इतनी ज्यादा इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। बाय हैंड सॉल्व करना बहुत टीडियस हो जाता है। उसमें हम सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। उसके लिए इंजीनियरिंग इक्वेशन सॉल्वर है, मैटलैब है, वो सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया है विच इज टी आई, और ये 600 केल्विन है। एम्बियंट टेम्परेचर टी इन्फिनिटी 300 केल्विन है। और मीन टेम्परेचर हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज निकालना होती हैं। तो मीन निकाला जाता है दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, विच इज फाउंड टू बी 450 केल्विन। अब ये एक रेक्टेंगुलर बार है, और हम जानते हैं कि इसमें जो डायमेंशंस दी हैं, इसकी चौड़ाई जो दी हुई है 5 सेंटीमीटर है। दोनों डायमेंशंस हमें दी हुई हैं, स्क्वायर है तो दोनों इक्वल होती हैं। और हम इसको एक डायमेंशन के बराबर कर सकते हैं, एक पैरामीटर के बराबर कर सकते हैं विच इज एल। अब यहाँ पर हम ये कंसीडर करते हैं कि इसके सेंटर से ड्यू टू सिमेट्री हम यहाँ पर सेंटर लेते हैं और वेरी करवाते हैं एक्स की वैल्यू। यहाँ पर x1 और x2 दोनों सेम ही हैं, क्योंकि सिमेट्री है। तो हम यहाँ x1 को सॉल्व करें या x2 को सॉल्व करें, तो कोई भी एक करेंगे तो आपके पास दूसरा भी सेम आएगा। तो इसमें हमारे पास यहाँ जो x वेरी कर रहे हैं
अगर फॉरवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव एल होगा, बैकवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव एल हो जाएगा। इस तरह से इसकी बाउंड्री कंडीशंस भी ली जाती हैं। अब ड्यू टू सिमेट्री अब सिर्फ एक साइड हम निकाल लें 0 से लेकर एल तक, तो हम इसमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसके अलावा हमें कन्वेक्शन कोफिशिएंट यानी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी गिवन है, और टाइम हमें मिनट्स में दिया था तो सेकंड में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एल हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों तरफ सिमेट्री की वजह से हम लेंथ को हाफ कर देते हैं। सो इसमें 0.025 मीटर्स में लेंथ कंसीडर करेंगे। अब यहाँ एक्सेस में टेम्परेचर निकालना है, और फिर मिडल पर निकालना है यानी मिडल ऑफ द फेस, और देन कॉर्नर पर निकालना है। तो इसमें आपको थोड़ी सी एनालिटिकल ज्योमेट्री की मदद से डायमेंशंस को देखना होगा। सो टेबल A1 से हम स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टीज निकालेंगे, और यहाँ स्टेनलेस स्टील AISI 304 यूज किया है, और हमें ये पता है कि मीन टेम्परेचर जो दोनों कंडीशन से निकाली है दैट इज फाउंड टू बी 450 केल्विन, यानी 450 केल्विन तो कहीं भी नहीं है, तो हमें इंटरपोलेशन करना होगी। सो यहाँ पर हमें ये स्टील की टाइप दी हुई है विच इज AISI 304, और हमें ये पता है कि इंटरपोलेट करना पड़ेगा 400 केल्विन और 600 केल्विन के दरमियान, बिकॉज 450 केल्विन हमने टेम्परेचर कंसीडर किया है। और यहाँ इंटरपोलेशन के बाद हमारे पास डेंसिटी तो इंटरपोलेट नहीं होगी, इसको हमने कांस्टेंट लिया है 300 केल्विन पे ही, और ये 7900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। बिकॉज यहाँ पे तो कोई कंप्रेसिबिलिटी है नहीं, तो इसलिए डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। सो केल्विन 450 केल्विन पर हम यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे विच इज फाउंड टू बी 17.4 वॉट पर मीटर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी वेरी करेगी, इसीलिए तो ये भी निकाल लेंगे 5 to 6 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। और फिर उसके बाद हमें पता है कि थर्मल डिफ्यूजिविटी ट्रांजिएंट कंडक्शन में इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर जो टर्म आती है उसमें ये थर्मल डिफ्यूजिविटी का एक कोफिशिएंट होता है। इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं के अपॉन रो सी से, और इसकी वैल्यू आएगी 4.19 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो ये थर्मल डिफ्यूजिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जब हमें कोई अप्रोच फाइंड आउट करना होती है ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन की। हमारे पास चार अप्रोच हैं। एक तो आप फाइंड आउट करते हैं बायो नंबर से, और फिर उसके बाद आपको फोरियर नंबर निकालना होता है। सो इसको डिस्कस करते हैं आगे। सो हम डायमेंशनलेस नंबर्स कौन से यूज करते हैं यहाँ पर, एक तो हम यहाँ पर टेम्परेचर को डायमेंशनलेस बनाते हैं जिसको नॉर्मलाइज किया जाता है विद द कंडीशंस। एक तो इनिशियल कंडीशन होती है और एक बाउंड्री कंडीशन हमें दी होती है। ये कन्वेक्टिव बाउंड्री कंडीशन गिवन है T इंफिनिटी, और इसके अलावा इनिशियल टेम्परेचर जो है यानी टाइम इक्वल्स टू 0 पर, हम उसको माइनस करके इसको डायमेंशनलेस बना सकते हैं, डिवाइड कर देंगे अगर। और इसके अलावा हम लोकेशन को भी नॉर्मलाइज करेंगे, रिलेटिव लेंथ लेंगे, यानी हम x की कोई भी वैल्यू अगर लेते हैं उसको डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास टोटल लेंथ ली जाती है एक फेस की। अगर l तक लिया है तो हम उसको l से डिवाइड कर देंगे, ताकि जो हमारे पास वेरी करे वैल्यू दैट इज फ्रॉम -1 to +1। इसी तरह से जो टेम्परेचर है वो 0 से लेकर 1 तक होगा, तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स में आ सकती है वैल्यू, और इसको यूटिलाइज करना बहुत आसान हो जाता है। और बायो नंबर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर डिफरेंट अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, पूरी बॉडी को लंप्ड इस्तेमाल करते हैं, और कहते हैं कि स्पेशली कोई टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, हर लोकेशन पर टेम्परेचर सेम आएगा अगर 0.1 या उससे कम बायो नंबर हो। और बायो नंबर दरअसल रेशो है रेजिस्टेंसेस का। हम ये रेशो निकालते हैं कंडक्टिव रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। अगर कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि बायो नंबर छोटा आएगा, तो वो डोमिनेंट हो जाएगी। कन्वेक्शन उसमें डोमिनेंट होती है, कंडक्शन डोमिनेंट नहीं होती।
0.1 से ज्यादा होगा बायो नंबर, तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन इज डोमिनेंट। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर 0.1 से ज्यादा बायो नंबर लेते हैं तो फिर हमें एनालिटिकल मेथड अप्लाई करना होता है, जिसमें हम डिफरेंट रेंज देखते हैं फोरियर नंबर की। और फोरियर नंबर अगर 0.2 से ज्यादा हो जाए तो हमारे लिए आसानी होती है, हम हाइसलर चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने एनालिटिकल मेथड्स को 0.2 से ज्यादा होने की वजह से देखते हैं कि उसमें एरर बहुत कम आता है, तो इसलिए सिर्फ सिंगल टर्म पर ही हम सॉल्व कर सकते हैं। जबकि अगर 0.2 से कम फोरियर नंबर हो तो हमारे पास उसमें मेथड में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी आ जाती है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके अंदर। छोटे छोटे सेकंड्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और फिर हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पूरी सॉल्व करनी पड़ती है, या फिर उसमें टेम्परेचर रिस्पॉन्स चार्ट्स हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये अमूमन 0.05 से लेकर 0.24 ये नंबर हो तो होता है। अगर 0.05 से कम फोरियर नंबर होता है तो फिर हम सेमी इन्फिनाइट कंसीडर करते हैं किसी भी सॉलिड को। फोरियर नंबर क्या है? फोरियर नंबर हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ये जनरल इक्वेशन से ही ड्राइव हो जाता है, जिसमें अल्फा टी डिवाइड बाय एल स्क्वायर एक फॉर्मूला है। इसको कभी कंसीडर कर लेंगे और इस पर डिस्कस कर सकते हैं। आज हम इसको शॉर्ट रखते हैं। सबसे पहले आप जब सॉल्व करेंगे तो बायो नंबर और फोरियर नंबर निकालेंगे, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि अप्रोच कौन सी इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर बायो नंबर अगर हम निकालते हैं तो एच की वैल्यू 500, एल की वैल्यू हमने जो निकाली है 0.025, सिमेट्री की वजह से हाफ हो गई थी। और फिर के यहाँ पर 17.4 हमने प्रॉपर्टीज में देखा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7184 बायो नंबर आएगा। अगर हम हाइसलर चार्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर हम इसको इन्वर्स करके लिखते हैं, क्योंकि हाइसलर चार्ट इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें इन्वर्स ऑफ बायो नंबर और फोरियर नंबर होता है। तो हम यहाँ पर 0.7184 देखते हैं कि ये तो ज्यादा है 0.1 से, तो हम यहाँ पर लम्प्ड कैपेसिटेंस मेथड नहीं यूज कर सकते, हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगानी पड़ेगी, एनालिटिकल सॉल्यूशंस यूज करने पड़ेंगे। तो फोरियर नंबर हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा एनालिटिकल मेथड यूज करना है। क्या हम यहाँ पर सिर्फ सिंगल टर्म, जो पहली टर्म होती है, वो अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, या हाइसलर चार्ट यूज कर सकते हैं, या हम उसमें सेमी इन्फिनाइट उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर 0.2 से ज्यादा वैल्यू आ रही है फोरियर नंबर की, तो इसलिए हम कहेंगे कि कोई इतना ज्यादा एरर नहीं आएगा। ये साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट भी किया, और अगर आप कुछ रिसर्च पेपर्स देखना चाहें तो उसमें फोरियर नंबर के एनालिटिकल मेथड्स देख सकते हैं। 0.2 से ज्यादा अगर फोरियर नंबर होता है तो हम देखते हैं कि एरर 2% या उससे भी कम आता है। यहाँ पर इस एनालिटिकल मेथड को सॉल्व किया जा सकता है सिंगल टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए, और इसको फर्स्ट टर्म अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो जीटा वन है, ये कांस्टेंट है, इसी तरह से सी वन भी एक कांस्टेंट है। इसकी इक्वेशन सॉल्व की जाए तो हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, जिसको ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास पहला फैक्टर है सी वन एक्सपोनेंशियल माइनस जीटा वन स्क्वायर एफ नॉट की, जो हमारे पास वैल्यू है ये लोकेशन पर डिपेंड नहीं करती, तो हम कहते हैं कि ये दरअसल इनिशियल नॉर्मलाइज्ड टेम्परेचर है, यानी थीटा नॉट। और इसके अलावा जो कॉस है जीटा वन एक्स स्टार का, ये दरअसल इसमें वेरिएशन लेके आता है। तो जीटा वन टेंजेंट ऑफ जीटा वन इक्वल्स टू बायो नंबर, ये इक्वेशंस में सॉल्व करके निकाला गया। और इसके अलावा जो कांस्टेंट है फर्स्ट टर्म का C1, इट इज 4 sin zeta 1 डिवाइडेड बाय 2 zeta 1 प्लस sin 2 zeta 1। जीटा की जगह कभी कभार लैम्डा भी यूज होता है डिफरेंट लिटरेचर में। ये थीटा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी एक डायमेंशन पर निकाल लें और फिर उस तरह से दूसरी और तीसरी डायमेंशन के भी देख लें क्या हमारे पास वैल्यूज आती हैं, तो हम उसमें डिफरेंट डायमेंशन के थीटा निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इस तरह से उस प्रॉब्लम को मल्टी डायमेंशनल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम x1 पर थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हम x2 पर भी निकाल लेते हैं,
तो हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कंबाइंड थीटा निकालेंगे जो कि उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स की मदद से आएगा। अब हमें यहाँ पर हो सकता है कि किसी एक सर्टेन लोकेशन पर, फॉर एग्जांपल कॉर्नर पर जाना है, तो हमें x1 और x2 दोनों के कोऑर्डिनेट सेट करने होंगे, और पहले x1 के कोऑर्डिनेट को निकालेंगे, उसकी मदद से थीटा निकालेंगे, और फिर हम x2 के कोऑर्डिनेट से थीटा निकालेंगे, तो हम इस कॉर्नर पर पहुंच सकते हैं। यानी यहाँ पर तो हमारे पास L और L सेम होगा ना, तो हम सिर्फ एक निकाल लें तो दूसरा भी सेम ही आएगा, ड्यू टू सिमेट्री एंड इक्वल डायमेंशंस। सो थीटा नॉट हम निकालते हैं इस सेंटर पर। वो इनिशियल कंडीशन नहीं है, दरअसल मैं आपको लास्ट टाइम गलत बता चुका हूँ। इस पिछली स्लाइड में हमारे पास जो थीटा नॉट निकलता है वो दरअसल एक्स स्टार 0 होने पर निकलता है, यानी हमारे पास ये स्टार्ट पर निकलता है जहां पर हमने इसका एक्सेस कंसीडर किया है। सो हमारे पास जब x 0 होगा तो थीटा नॉट पाया जाएगा। ये इनिशियल टेम्परेचर दरअसल नहीं है, ये हमारे पास वो टेम्परेचर है जो स्टार्ट पर है, यानी जहां पर हमने इसका स्टार्ट लिया है एक्सेस का, सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये सेंटर पॉइंट टेम्परेचर थीटा नॉट हम निकालते हैं अगर हमने एक्सेस पर निकालना है। अब पहला हमने टेम्परेचर एक्सेस पर निकालना है, यानी सेंटर पॉइंट होगा 0 0 पर, तो हम एक्सेस का टेम्परेचर निकाल सकते हैं, यानी x1 और x2 दोनों को 0 कर दें। टाइम यहाँ पर रहेगा, टाइम अगर 0 होगा तो तब तो ये इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा ना, Ti होगा। तो यहाँ पर टाइम गुजरने के बाद 3 मिनट यानी 180 सेकेंड्स के बाद हमने टेम्परेचर निकालना है। सो थीटा नॉट हमने यहाँ पर निकालना है x1 का फिर x2 का, जो कि सेम आएगा, और हम दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर दें तो थीटा नॉट सिमेट्री और इक्वल डायमेंशंस की वजह से थीटा नॉट स्क्वायर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉर्नर पर आएगा। अब कॉर्नर में हमें पता है कि x1 और x2 सेम, हमारे पास L रखेंगे, कोऑर्डिनेट यहाँ पर L कॉमा L हो जाएगा। हम यहाँ पर ज्योमेट्री लगाते हैं कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर की, और L कॉमा L निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमें जो x स्टार चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू x अपॉन L, और x की वैल्यू L होगी दोनों के लिए, तो हम यहाँ पर L अपॉन L कर देंगे, तो 1 पुट किया जाएगा और x स्टार हमारे पास आ जाएगा। अब दोनों x स्टार होंगे, तो थीटा स्टार निकालने पर थीटा स्टार स्क्वायर होगा इसमें। और इसके बाद हमने टेम्परेचर जो मिडल पर निकालना है, ये दरअसल उस लोकेशन पर, उस स्लैब पर है जो उसका मिडल है, और ये सिमेट्री की वजह से, इक्वल डायमेंशन की वजह से सेम होगा। तो चाहे हम 0 कॉमा एल निकालें या L कॉमा 0 निकालें, तो ये मिडल पर सेम टेम्परेचर आएगा। सो हम यहाँ पर थीटा नॉट यानी एक 0 पर और थीटा स्टार एक x इक्वल टू L पर मल्टीप्लाई कर दें थीटा, तो हमारे पास कंबाइंड थीटा आ सकता है। और कंबाइंड थीटा एक दफा आ जाए तो हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें टेम्परेचर इंफिनिटी यानी जो हमारे पास एम्बिएंट टेम्परेचर है और जो इनिशियल टेम्परेचर Ti है वो गिवन है। पहली अप्रोच तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम टेबल्स की मदद से जो इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लें। थोड़ा सा ये लेंदी है, लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेट जो किया जाता है वो एक्यूरेट होता है काफी। हम हाइसलर चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतने उसमें छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं तो उसमें एक्यूरेसी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हम यहाँ पर बायो नंबर और फोरियर नंबर की मदद से जीटा 1 और C1 निकालेंगे, जो कि फर्स्ट टर्म अप्रोक्सीमेशन है, और इसके लिए टेबल 5.1 इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमें 0.7 और 0.8 के दरमियान इंटरपोलेट करना पड़ेगा बायो नंबर 0.7184 को। हम अगर यहाँ पर फर्स्ट टर्म अप्रोक्सीमेशन के बजाय हम पूरी इक्वेशन सॉल्व करना चाहें, तो जीटा 1 जीटा 2 जीटा 3 जीटा 4 ये हमें रूट्स मिल जाते हैं अपेंडिक्स में, और हम पूरी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतना फर्क नहीं आएगा। तो जीटा 1 की वैल्यू जो फाउंड की है इट इज 0.7583, और C1 की वैल्यू 1.094 आएगी। हम थीटा नॉट यानी एक्स स्टार इक्वल्स टू 0, जो हमारे पास सेंटर पॉइंट टेम्परेचर है वो निकालेंगे, और ये हमारे पास वैल्यूज पुट करने पर आ सकती है। और फिर उसके बाद हम थीटा स्टार भी निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स स्टार जो निकाला है वो 1 है, यानी एक्स इक्वल टू 1 पर, सॉरी एक्स इक्वल्स टू एल पर, तो एल अपॉन एल कैंसिल होके बना गया एक्स स्टार। ये डायमेंशन लेस है, इसलिए हमारे पास ये नंबर्स में आ रहा है।
सो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमें पता है कि एक्स स्टार एक्स अपॉन एल होता है, तो पुट कर देंगे यहाँ पर एल एल 0.025 है, तो पुट करने पर ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो चले यहाँ पर सेंटर पॉइंट टेम्परेचर निकालते हैं, और ये हमारे पास इक्वल होगा 1.094 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट की वैल्यू माइनस जीटा स्क्वायर इंटू एफ ओ फॉर ये नंबर, और ये हमारे पास 0.5466 आएगी। इसी तरह से थीटा स्टार भी निकाल लेते हैं, पुट करेंगे। यहाँ पर कॉस जो हमारे पास निकाला जा रहा है ये रेडियंस में है, अगर आप थीटा में निकालेंगे तो आपके पास आंसर गलत आ सकता है। तो हमारे पास ये थीटा स्टार 0.3968 आएगा। अब 2 डायमेंशनल के लिए तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं थीटा की वैल्यूज को। तो हमारे पास एक्सिस पर जो वैल्यू निकालेंगे वो टेम्परेचर एट एक्स इक्वल टू 0 है, तो इसलिए हमारे पास सेंटर पॉइंट टेम्परेचर मल्टीप्लाई होके थीटा नॉट स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर लेके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2988। इसको सॉल्व करें अगर हम, तो सॉल्व करने पर टेम्परेचर आ सकता है इस लोकेशन में, और इसके लिए हमें ये इक्वेशन इस्तेमाल करनी है जो हमने नॉर्मलाइजेशन के लिए की थी। इसी तरह से हम यहाँ पर कॉर्नर पर भी जो हमारे पास थीटा है उनकी वैल्यूज निकाल लेंगे, और इसमें भी स्क्वायर होगा थीटा स्टार का। तो कॉर्नर में हमारे पास थीटा स्टार क्यों मल्टीप्लाई किए थे, बिकॉज थीटा स्टार हमारे पास 1 के बराबर था, एक्स को हमने एल के इक्वल लिया था। सो ये हमारे पास स्क्वायर लिया जाएगा थीटा स्टार का, तो 0.1575 आ जाएगा। और इसी तरह से टेम्परेचर मिडल पर भी निकाल सकते हैं, और इनमें हमारे पास दोनों थीटा नॉट और थीटा स्टार मल्टीप्लाई होंगे, और ये हमारे पास 0.2169 आएगा। सो चलिए नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा अब वो 0 0 और टाइम पर होगा, विच इज टी इक्वल्स टू 3 मिनट्स, और इसको हम अगर सॉल्व करें तो हमें ये अरेंज करना पड़ेगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो टी इन्फिनिटी 300 था, टी आई जो हमारे पास है वो 600 केल्विन है, और हमने थीटा नॉट निकाला है, जिससे हमें टेम्परेचर एट एक्सिस निकालना आसान हो जाएगा। ये जो हमारे पास थीटा नॉट है, थीटा नॉट स्क्वायर करके हमारे पास थीटा 0 0 पर आया है, सो इसमें हमारे पास वैल्यू सॉल्व करने पर 389.6 केल्विन आएगी। अब टेम्परेचर हम एक्सिस पर निकाल चुके हैं, कॉर्नर पर भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर अरेंज करके टेम्परेचर निकालेंगे, सो 347.2 केल्विन आ जाएगा, और मिडिल पर हमारे पास 365.1 केल्विन आएगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास क्यूब की, जिसमें हमें टेम्परेचर निकालना है सेंटर पर और कॉर्नर पर। तो सेंटर पर आप जानते हैं कि ये तो सेंटर पॉइंट टेम्परेचर से निकाला जा सकता है 0,0,0 से, और कॉर्नर पर हम देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर निकाला जाएगा L, L, पर, ये कॉर्नर होगा। सो ये हमें डायमेंशंस दी हुई हैं जो कि सिमिलर हैं पिछली प्रॉब्लम की, 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो एल है वो वही आएगा 0.025, और हम जो इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं उसी तरह से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड डायमेंशन है उसमें भी पैरामीटर सेम है। हमें यहाँ पर जो फंक्शंस निकालना था, जो हमें फंक्शन थीटा निकालना था वो हम निकाल चुके हैं, और थीटा स्टार भी निकाल चुके हैं, क्योंकि हमारे पास लेंथ अब सेम है और सिमेट्री की वजह से फंक्शन वही रहेगा। तो हम सारा एनालिसिस कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज वही हैं, डाटा वही है। तो सेंटर पर और कॉर्नर पर जो टेम्परेचर निकाला जाएगा, अब वो 3 डायमेंशन होने की वजह से 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेंटर पर जो निकाल रहे हैं वो 0 0 0 पर निकाल लें, और कॉर्नर पर एल 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 पर। तो थीटा स्टार 3 दफा मल्टीप्लाई होके थीटा स्टार स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा नॉट 3 दफा मल्टीप्लाई होके थीटा नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो टेम्परेचर एट सेंटर, ये हमारे पास अब सेंटर है, एक्सेस नहीं कहेंगे क्योंकि ये वेरी नहीं कर रहा। हमारे पास सेंटर लाइन, हमारे पास यहाँ पर अब लोकेशन स्पेसिफिक दे दी गई है, 3 डायमेंशनल है। तो सेंटर हमारे पास यहाँ पर x0
x1 x2 x3 तीनों 0 होने पर आएगा। और जो कॉर्नर है वो हमारे पास L L L यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये कॉर्नर होगा, ये कॉर्नर होगा। सो हमारे पास यहाँ पर थीटा नॉट निकालना है 0.5466, जो पिछले का ही है क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन सेम है, तो उसका क्यूब कर देंगे। सो हम कंबाइंड थीटा निकाल लेंगे 0.1633। सो उसी तरह से हम नॉर्मलाइज टेम्परेचर की इक्वेशन सॉल्व करेंगे और अरेंज करने पर थीटा इन्फिनिटी और टी इन्फिनिटी और टी आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 349 केल्विन हमारे पास आंसर आएगा। कॉर्नर में हम यहाँ पर निकाल सकते हैं टेम्परेचर। ये कॉर्नर हमारे पास नहीं है, दरअसल ये कॉर्नर है, अब ये कॉर्नर है, स्पेसिफिक हो गया। सो ये हमारे पास टेम्परेचर कॉर्नर पर कैसे निकालेंगे, 3 डायमेंशनल है, तीन दफा फंक्शन मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास थीटा स्टार मल्टीप्लाई होगा, क्यूब आ जाएगा, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें थीटा स्टार की वैल्यू। सो इट इज फाउंड टू बी 0.0625। इसी तरह से हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए अरेंज कर लेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे विच इज 318.7 केल्विन। हाइस्लर चार्ट हमारे पास एक और मेथड है फाइंड आउट करने का। इसमें हमारे पास एक तो वैल्यू निकाली जा सकती है थीटा नॉट की, जो हमारे पास यहाँ सेंटर लाइन सेंटर पॉइंट टेम्परेचर है, मिड प्लेन पर निकाला जाता है। इसके लिए हमें सिर्फ बायो नंबर का इनवर्स और फोरियर नंबर चाहिए, तो हमारे पास ये इस लोकेशन पर पाया जाएगा क्योंकि बायो नंबर का इनवर्स 1.392 है और फोरियर नंबर 1.206 है, तो ये समथिंग बिफोर दिस इस जगह पर होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फोरियर नंबर है इट इज 1.206, तो समहाउ इस तरफ लाइन बनाएंगे, देख सकते हैं ये 0.2 की ग्रेजुएशन है, और यहाँ पर ये 1.4 के अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं बायो नंबर का इनवर्स, और हम यहाँ से थीटा नॉट निकाल लेंगे 0.55। आप देख सकते हैं पिछले वाले में 0.5466 आया था, तो तकरीबन सेम ही है। और अगर आप एक्स स्टार पर निकालना चाहते हैं तो ये एक्स स्टार की वैल्यूज डिफरेंट दी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉर्नर पर नहीं आता, कहीं किसी डिस्टेंस पर आता है, तो हम यहाँ पर x अपॉन एल की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे और निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि x l के बराबर है, तो l अपॉन एल 1 हो गया था। सो हम यहाँ पर बायो नंबर का इन्वर्स करेंगे, यहाँ पर आएगा 1.392 समहाउ, और ये हमारे पास x अपॉन एल 1 था, x स्टार की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास 0.725 वैल्यू आ रही है, और ये वैल्यू हमारे पास थीटा स्टार की नहीं है, दरअसल ये हमारे पास थीटा स्टार अपॉन थीटा नॉट की वैल्यू है। देख सकते हैं टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी है, टी आई नहीं है यहाँ पर, ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर हमारे पास टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी है, तो हम यहाँ पर थीटा स्टार अपॉन थीटा नॉट लिखते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि देख सकते हैं न्यूमरेटर में अगर डिवाइड करते हैं टी आई माइनस टी इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर में भी अगर वही डिवाइड होता है तो वो कैंसिल होके ये इक्वेशन बन जाती है। तो ये दरअसल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थीटा नॉट को ताकि हम थीटा स्टार निकाल सकें। सो ये 0.55 मल्टीप्लाई किया 0.725 से, सो ये 0.39875 आया, और यही वैल्यू हमारे पास थीटा स्टार की आ रही थी, और इसको सॉल्व करके हम टेम्परेचर्स निकाल सकते हैं।